नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने कर दी बड़ी गलती, भारतीय सेना देगी तगड़ा जवाब और रोएंगे इमरान खान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन और पाकिस्तान की हर साजिश को फेल करेगा भारत अमेरिका का ये प्लान। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर भारतीय चौकियों के सामने चीन ने तैनात किए टैंक। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान ने कर दी बड़ी गलती, भारतीय सेना देगी तगड़ा जवाब, रोएंगे इमरान खान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज आने का नाम नहीं लेता। पड़ोसी मुल्क आए दिन घाटी पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगा रहता है। वो आए दिन आतंकियों की घुसपैठ कराकर या सीज फायर का उल्लंघन कर सेना की परेशानी बढ़ाना चाहता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की ही खानी पड़ती है। इस बीच एक बार फिर से पड़ोसी देश ने सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ जिले में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कस्बा केरनी सेक्टर में सीज फायर तोड़ा है, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें कि शनिवार को ही पाकिस्तानी सेना की तरफ से राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की गई थी और मोर्टार दागे गए थे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था। वहीं इससे पहले जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई थी, जिसमें भारतीय सेना के नायब सूबेदार रविंदर सिंह शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने शुक्रवार को 2 बार लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया। उसने भारत की अग्रिम सैन्य चौकियों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में भारत ने भी जबरदस्त गोलीबारी की। इस दौरान सेना के नायब सूबेदार रविंदर सिंह गोली लग गई और वे शहीद हो गए। सूबेदार रविंदर हरियाणा के रहने वाले थे। बता दें कि भारतीय सेना आतंक का खात्मा करने के लिए आतंकियों के खिलाफ मिशन ऑल आउट ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक सेना ने बड़ी तादाद में आतंकियों को मौत की घाट उतार दिया है। इसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। अभी हाल ही में एक एनकाउंटर के दौरान पाकिस्तानी आतंकी संगठन के 4 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान की हर साजिश को फेल करेगा भारत अमेरिका का यह प्लान। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में इस वर्ष मई माह से टकराव की स्थिति है। इस पूरी स्थिति में भारत और अमेरिका के बीच हुए उन 4 समझौतों की भी बड़ी मदद मिल रही है जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। इन सभी डिफेंस एग्रीमेंट्स की रक्षा विशेषज्ञ भारत के लिए बहुत फायदेमंद करार देते हैं, एक ऐसे समय में जब पूर्वी सीमा पर चीन लगातार टकराव की स्थिति में है और पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों में कोई कमी नहीं आती दिख रही है। ये समझौते इन देशों की घेराबंदी के लिए काफी फायदेमंद हैं। लद्दाख में सेना हाई अलर्ट पर है और इस समय पीएलए की हर गतिविधि पर करीब से नजर रखे हैं। इसमें उसे अमेरिका की मदद मिल रही है। एक दूसरे की सेनाओं को मिल रही जानकारियां। भारत और अमेरिका के बीच अक्टूबर 2020 में बेका एग्रीमेंट साइन हुआ था। दोनों देशों के बीच इससे पहले 3 मौलिक समझौते हो चुके हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देश पहले से ही एक दूसरे के मिलिट्री संस्थानों का प्रयोग रिफ्यूलिंग और आपूर्ति के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के बीच जमीन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य जानकारियों का आदान प्रदान हो रहा है। भारत ने अमेरिका के साथ साल 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन किया था। इसके बाद साल 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था और साल 2018 में कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ था। बेका समझौता भारत और अमेरिका के बीच दरअसल अक्टूबर 2020 में हुए एक समझौते ने इंटेलिजेंस शेयरिंग को और आसान कर दिया है। दोनों देशों के बीच बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका को साइन किया गया है। इस समझौते के साइन होने के बाद कई मोर्चों पर इंटेलिजेंस शेयरिंग को बढ़ाया गया है। अमेरिका की नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर वाइस एडमिन रॉबर्ट शार्प ने कहा है कि बेका की वजह से भारत के साथ साझेदारी और मजबूत हुई है और जानकारियों के आदान प्रदान में सहूलियत हुई है। बेगा की वजह से भारत को भौगोलिक स्थितियों के बारे में जो विस्तार से मालूम पड़ा है, साथ ही साथ उससे नॉटिकल और एरोनॉटिकल डाटा भी हासिल होते रहते हैं। इसके साथ ही अमेरिका भारत को एडवांस नेविगेशनल यानी नौ परिवहन संबंधी मदद और एयरक्राफ्ट से जुड़ी इंटेलिजेंस भी इस समझौते के बाद साझा कर सकता है। जियो स्पेशियल डाटा के मिलने के बाद भारतीय मिसाइलें दुश्मन के किसी भी टारगेट को पल भर में ध्वस्त कर सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी पर भारतीय चौकियों के सामने चीन ने तैनात किए टैंक। जी हां दोस्तों, लद्दाख से लगते वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की नापाक गतिविधि पहले की तरह जारी है। अब उसने अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण लद्दाख के चुशुल के पास 3 चौकियों पर तोप तैनात कर दिए हैं।
चीन ने 35 से ज्यादा तोपों को भारतीय चौकियों के सामने खड़े किए हैं। इन तोपों को चीनी सेना ने लद्दाख क्षेत्र में स्थित रेजांगला, रेचिनला और मुकोसरी में तैनात किए हैं। 17,000 फीट की हाइट पर चीन ने यहां पर दुनिया की सबसे बेहतर मानी जाने वाली तोप तैनात किए हैं। इस क्षेत्र में भारतीय सेना 2016 से ही 17,000 फीट की हाइट पर तैनात है। चीन नहीं आ रहा बाज, डोकलाम पर फिर जताया दावा। बता दें कि मई 2020 से पूर्वी लद्दाख से लगते वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी है। गतिरोध समाप्त न होने की वजह से बर्फबारी और भीषण ठंड के बावजूद दोनों देश की सेनाएं बॉर्डर पर तैनात हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को बड़ा झटका, लिथियम के लिए भारत ने किया अर्जेंटीना से एग्रीमेंट। चिली और बोलीविया पर भी नजर। जी हां दोस्तों, भारत की तरफ से चीन के खिलाफ लगातार आर्थिक रूप से निर्भरता खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी क्रम में भारत ने हाल ही में बनाई सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के जरिए अर्जेंटीना की एक फर्म के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता लिथियम के लिए किया गया है, जिसका इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरियों में किया जाता है। ये बैटरियां इलेक्ट्रिक व्हीकल, लैपटॉप और मोबाइल फोन आदि को पावर देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को अगस्त 2019 में बनाया गया था। इसे 3 सरकारी कंपनियों नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड ने मिलकर बनाई है, जिसके जरिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे एसेट्स को विदेशों से खरीदा जा सके। चिली और बोलीविया भी लिथियम का उत्पादन करने वाले टॉप देशों में शामिल है, जिन पर भी भारत की नजर है। मौजूदा समय में भारत इन सेल के लिए आयात पर निर्भर है, लेकिन इसे बनाने वाले रॉ मटेरियल लिथियम में की गई डील चीन को टक्कर देने वाली साबित हो सकती है। हालांकि लिथियम से डील में भारत देरी से जरूर आया है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जाना शुरू किया जा चुका है। सबसे अच्छी होती है सॉलिड स्टेट बैटरियां, जो एक्वस इलेक्ट्रोस्टाइलेट सॉल्यूशन के विकल्प का इस्तेमाल करके बनती हैं। इसमें आग लगने का खतरा कम होता है और तेजी से चार्ज होती है। ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सिर्फ 10 मिनट में चार्ज कर सकती हैं, जिसके चलते रिचार्ज करने का समय तो तिहाई घट जाता है। इन बैटरियों की मदद से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की माइलेज बढ़ जाती है। लिथियम आयन बैटरियों में पिछले सालों में काफी बेहतरी के काम हुए हैं, फिर भी बैटरी को चार्ज होने में देरी होना और एनर्जी डेंसिटी कमजोर होने की दिक्कतें अभी भी आती हैं। लिथियम आयन बैटरियां फोन और लैपटॉप के लिए शानदार साबित हुई हैं। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में अभी भी ये बैटरियां कमजोर साबित हो रही हैं और उन्हें दूर करने के लिए इसे और एडवांस करने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में भारत पाक सीमा से बीएसएफ ने घुसपैठिया पकड़ा, पाकिस्तानी करेंसी मिली। जी हां दोस्तों, पंजाब सीमा पर पाकिस्तान ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अक्सर वह अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहता है, लेकिन सीमा पर मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल पाक की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पंजाब में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ ने इसे फिरोजपुर सेक्टर के बीओपी चक्खीवा के पास भारतीय सीमा में प्रवेश करते वक्त धर दबोचा है। तलाशी लेने पर उसके पास से 90 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। बीएसएफ व खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने पूछताछ करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी की पहचान गुलाम दस्तरी निवासी पाकिस्तान के रूप में हुई है। एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी गांव चक्खीवा के पास बनी बीएसएफ की बीओपी की तरफ से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। जब जवानों ने उसे रुकने को कहा तो वह भागने लगा। उन्होंने उसका पीछा कर उसे दबोच लिया। घुसपैठियों को पूछताछ के लिए अमृतसर स्थित ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर भेजा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर, घुसपैठ की फिराक में आतंकी, मुस्तैदी से नजर रख रहे हैं सुरक्षा बल। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकी खराब मौसम की आड़ लेकर घुसपैठ की फिराक में है। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान की ओर से सीमा क्षेत्र सरकंडे से भरा हुआ है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए भी इन घनी झाड़ियों में हलचल को भांप पाना आसान नहीं है। हालांकि सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से लगातार नजर रख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सीमा की ओर बहने वाली नदी नालों में घना सरकंडा उग चुका है। खराब मौसम से सीमा की निगरानी करने में भी सुरक्षा बल के जवानों को दिक्कतें बनी रहती है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना की ओर से एक बार फिर से घुसपैठ के पुराने मार्ग इस्तेमाल में लाए जाने की योजना बनाई जा रही है। गत दिनों सीमा क्षेत्र में घना कोहरा व धुंध छाए रहने पर ही 2 स्थानों पर वॉकी टॉकी के संदेश पकड़े गए थे। वहीं हीरानगर में एक मंदिर पर हुए ग्रेनेड हमले से भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों की मौजूदगी है। सीमा पर मौसम खराब होने पर आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराए जाने की इनपुट भी सुरक्षा एजेंसियों के पास है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल फतह के लिए भाजपा पर चढ़ा बंगाली खुमार, संघ बैकग्राउंड के केंद्रीय नेताओं ने संभाली कमान।
जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर और भाजपा के पक्ष में माहौल को देखते हुए पार्टी राज्य की सत्ता तक पहुंचने में कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती। इसीलिए बंगाल की सभ्यता, संस्कृति और भले मानस के बीच कुल मिल जाने के लिए पार्टी ने बंगालियत को न केवल अपनाया है बल्कि उसे नीतियों और संगठनात्मक सोच में भी ढालना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार बंगाल में आम जनमानस के बीच पार्टी की पैठ सुनिश्चित करने व सांगठनिक जड़ें और गहरी करने का सूत्रधार राज्य के उन सभी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बनाया गया है जो जीवन पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। यानी राज्य में भाजपा की सरकार बनने की पटकथा नींव की ईंट बनकर संघ के स्वयंसेवक लिख रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल में भाजपा ने जिन 13 कदावर नेताओं को जमीनी तौर पर जनसंपर्क और सांगठनिक जड़ें मजबूत करने के लिए भेजा है वे सारे संघ बैकग्राउंड से हैं। बंगाल के आम लोगों के बीच स्वीकार्यता ही भाजपा का मूल लक्ष्य है। इसलिए पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विश्व भारती विश्वविद्यालय के समारोह में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कविताएं बांग्ला में पढ़ी थीं। दशहरा के दौरान भी भाजपा की ओर से आयोजित विजय सम्मिलनी के मौके पर भोजन की फहरिस्त में बंगाली व्यंजनों की भरमार थी। इसके अलावा बंगाली थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। इन केंद्रीय नेताओं को भेजा गया है बंगाल में जमीनी स्तर पर पैठ बनाने के लिए भाजपा ने 5 संगठन महासचिवों तथा 8 मंत्रियों को मैदान में उतारा है। आरएसएस से भाजपा में आए इन महासचिवों को जनसंपर्क में महारत माना जाता है। इनमें सुनील बंसल, भीखू भाई दलसानिया, रविंद्र राजू, पवन राणा, रत्नाकर शामिल हैं। इसके अलावा 8 मंत्रियों संजीव बालियान, गजेंद्र सिंह शेखावत, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा, नरोत्तम मिश्रा, मनसुख मांडविया, केशव प्रसाद मौर्य और प्रहलाद सिंह पटेल को बंगाल के सभी हिस्सों में प्रचार के लिए भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री व भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के निर्देश पर ये सभी नेता बांग्ला सीखने के साथ बंगाली संस्कृति, खान पान की आदतें भी डाल रहे हैं जो आने वाले दिनों में इन्हें आम लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने वायरस दिया, हम वैक्सीन देंगे। वैक्सीन डिप्लोमेसी में चीन को पीछे छोड़ भारत अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाएगा। जी हां दोस्तों, 3 जनवरी का दिन कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में अब तक का सबसे सफल दिन साबित हुआ है। रविवार सुबह ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में ही बनी 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति दे दी है। जिन 2 वैक्सीन को यह अनुमति मिली है उनमें से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है तो वहीं दूसरी वैक्सीन को भारत बायोटेक नामक कंपनी ने इजाद किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने तो पहले ही अपनी वैक्सीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करना भी शुरू कर दिया था। अब उम्मीद है कि भारत जल्द ही अपने फ्रंटलाइन योद्धाओं के लिए इस वैक्सीन को उपलब्ध करा देगा। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद भारत निकट भविष्य में अफ्रीका और एशिया के देशों में भी अपनी वैक्सीन का निर्यात करना शुरू कर सकता है। यह इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चीन भी अपनी वैक्सीन का उत्पादन कर अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों को बाजार को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन खराब एफिशिएंसी रेट के कारण दुनिया भर के देशों को चीनी वैक्सीन पर कोई खास भरोसा नहीं रहा है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई वैक्सीन की एफिशिएंसी को 70.42% आंका गया है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एफिशिएंसी को आने वाले दिनों में जारी किया जा सकता है। दोनों ही कंपनियों ने अभी से अपनी वैक्सीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करना भी शुरू कर दिया है। अगर भारत अपनी वैक्सीन को दुनिया के अन्य देशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है तो इससे भारत की सॉफ्ट पावर में कितनी बढ़ोतरी होगी इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बता दें कि अभी पश्चिमी देशों में फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों की वैक्सीन को अनुमति मिली हुई है। इसके अलावा रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन और चीन की सिनोवैक वैक्सीन भी रेस में है। पश्चिमी देशों की वैक्सीन न सिर्फ बेहद महंगी है बल्कि इसे स्टोर करने के लिए भी उन्नत तकनीक वाले कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी जो दुनिया के अधिकतर देशों के पास नहीं है। वहीं दूसरी ओर स्पुतनिक वी और सिनोवैक से जुड़े डेटा को जारी करने में पारदर्शिता न बरते जाने के कारण अधिकतर देश इन वैक्सीन पर विश्वास करने से कतरा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आज ठंड से मामूली राहत, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी, जाने मौसम का ताज़ा हाल। जी हां दोस्तों, देश में आज सुबह के वक्त घना कोहरा दर्ज किया गया। इस कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी भी कम दर्ज की गई है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, यूपी सहित राजधानी दिल्ली में देर सुबह तक कोहरा रहा, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते कई रास्ते जाम भी हो गए हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 किन्नौर से काजा तक भूस्खलन के कारण किन्नौर जिले के नाकों के पास मलिंग नाला में कल रात से रास्ते बंद हैं। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में 4 से 6 डिग्री तापमान इजाफा हुआ है। ऐसे में आज ठंड से लोगों को मामूली राहत मिली है। सुबह 8 बजे तक दिल्ली के सफदरजंग में 11.4 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को मनाने के लिए सीएम योगी ने लिखा लेख, बोले क्रांतिकारी साबित होंगे नए कानून।
पीएम पर भरोसा रखें। जी हां दोस्तों, तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे किसानों की आज सरकार के साथ अहम बैठक है। सरकार की कोशिश है कि इस बातचीत में कुछ ठोस समाधान निकाला जाए। कड़ाके की ठंड और बारिश में किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होंगे। साथ ही उन्होंने किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि कानून को लेकर एक अखबार में लेख लिखा है। उन्होंने अपने लेख को ट्विटर पर साझा करते हुए कहा, कृषि एवं किसानों के उन्नयन के लिए नए कृषि कानून क्रांतिकारी साबित होंगे। उन्होंने लिखा, किसान बंधुओं से आग्रह है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखें व अपने जीवन में बदलाव लाने के साथ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में साझेदार बने। कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों को समझाने की अब तक की सरकार की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई मौके पर किसानों को संदेश दे चुके हैं कि नए कानून से उनकी जमीन नहीं छिनेगी, बल्कि ये कानून किसानों को और मजबूत बनाएंगे। हाल ही में किसान संगठनों और सरकार की बैठक के बाद जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से पूछा गया कि क्या उन्हें उम्मीद है कि 4 जनवरी की बैठक आखिरी दौर होगा, तो उन्होंने कहा, मैं ऐसा पक्के तौर पर नहीं कह सकता, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं आशान्वित हूँ कि जो भी निर्णय होगा वह देश और किसानों के हित में होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ताकतवर सेना तैनात, नेपाल सीमा पर भारत पूरी तैयारी में, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, नेपाल बॉर्डर पर अपनी सुरक्षा पहले से और अधिक मजबूत करने के लिए सशस्त्र सीमा बल महाकाली नदी के किनारे 5 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने भौरा अमतड़ी में राज्य सरकार से जमीन खरीदकर भवन बनाने का काम शुरू कर दिया है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल सीमा पर प्रत्येक 5 किलोमीटर दूरी पर एक बीओपी बनाएगा। इस समय 55वीं वाहिनी बटालियन के पास 13 बीओपी है, जो कि नेपाल से लगने वाली महाकाली नदी के किनारे अब 5 नए बीओपी बनाए जा रहे हैं। नेपाल पर एसएसबी की नजर सीमा पर भौरी के फेरीघाट अमतड़ी में बीओपी के भवनों का काम शुरू हो गया है। बीओपी बनने के बाद सीमा पर नियमित गश्त, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक, ट्यूब से अवैध तरीके से होने वाली घुसपैठ पर रोक के साथ सीमा पार होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। नेपाल सीमा पर हर बीओपी में एक प्लाटून में 40 अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। सामने आई जानकारी के अनुसार 83 लाख रुपए की लागत से 4 भवन बनेंगे। भवनों के निर्माण का काम एक क्लास ठेकेदार पूरन सिंह धारियाल कर रहे हैं। साथ ही जवानों के रहने के लिए भवनों में बैरक, कमांडर बैरक, किचन कम डाइनिंग हॉल, शौचालय और बाथरूम बनेगा। इसके अलावा भौरा के 5 किलोमीटर के दायरे में अभी हल्दू, रौतगड़ा, जमतड़ी में बीओपी बनी है। वहीं अमतड़ी के पास भी गेठी गाड़ा और सुनखोली में बीओपी है। अगले चरण में चोरा, द्वालीसेरा और डुंगा तोली में बीओपी प्रस्तावित है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में भारत सीमा विवाद के बाद नेपाल ने सीमा पर बड़ी तादाद में बीओपी बनाने का काम शुरू किया है, जिस पर सीमा पर नेपाल की सक्रियता देखते हुए भारत ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेशी धरती पर है भारतीय वायुसेना के 2 एयरबेस, पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर रखते हैं नजर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से महज 16 किलोमीटर दूर तजाकिस्तान में भारतीय वायुसेना 2 फ्रंट वार के लिहाज से अपने दोनों एयरबेस को और मजबूत करना चाहती है। यह दोनों एयरबेस रणनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से भारत हमेशा पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नजर रखता है। ऐनी एयरबेस पर फिलहाल भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर और फारखोर में मिग-29 विमानों की 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं। विदेशी जमीन पर बनाए गए इन दोनों एयरबेस ने पाकिस्तान और चीन के मोर्चों पर भारत को बड़ी ताकत दी है। भारतीय वायुसेना ने तजाकिस्तान के आयनी और फारखोर में अपने 2 एयरबेस बना रखे हैं। भारत के लिए यह दोनों एयरबेस रणनीतिक कारणों से इसलिए अहम है क्योंकि यहां से पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर एक साथ नजर रखी जा सकती है। तजाकिस्तान की सीमा चीन, अफगानिस्तान और पीओके से जुड़ी है। चीन से तजाकिस्तान की सीमा 520 किलोमीटर लंबी है, जबकि अफगानिस्तान के साथ 1420 किलोमीटर लंबी सीमा है। अफगान वाखान कॉरिडोर 16 किलोमीटर लंबा है। इसका मतलब है कि तजाकिस्तान और पीओके के बीच की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर है। चीन अपना आर्मी बेस पहाड़ी इलाके वाखान कॉरिडोर के पास बनाना चाहता है। यहाँ पर चीन की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। तजाकिस्तान, पाक और चीन पर यहाँ से करीब सियाचिन और पाक अधिकृत कश्मीर पर हवाई नजर रखने के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान है। यहाँ से भारत की वायुसेना कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान पहुँच सकती है। आयनी एयरबेस तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इसे गिसार एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने इसे अपने एयरबेस के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बाद इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा। पिछले 13 साल से आयनी एयरबेस पर भारत और तजाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग चल रहा है। भारत ने 2002 से 2010 तक इस एयरबेस के पुनर्निर्माण और इसे आधुनिक बनाने के लिए करीब $7 करोड़ खर्च किए। भारत ने पुनर्निर्माण के दौरान यहाँ के रनवे को
3200 मीटर तक बढ़ाया है। तजाकिस्तान में भारत की मौजूदगी से पाकिस्तान काफी परेशान है और इस संबंध में उसने तजाकिस्तान सरकार से विरोध भी दर्ज कराया है। इन एयरबेस के जरिए भारत अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात पर नजर रखता है और मुश्किल से मुश्किल समय में अफगान की नॉर्दर्न अलायंस सेना की मदद करने में सक्षम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम, नए साल में पहली बार 5 जिलों के लिए बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश व ऊंचाई वाले स्थानों में भारी हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। यहां भारी हिमपात के कारण सड़कों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है और बर्फ के जमाव के कारण फिसलन बढ़ सकती है, जबकि बाकी अन्य जिलों येलो अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने साल का पहला ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें राज्य के 5 जिलों के 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात हो सकता है। वहीं मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार ही प्रदेश में रविवार का मौसम रहा। 3000 से ऊपर क्षेत्रों में हिमपात हुआ और निचले इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।